समाज के सारे महापुरुषों को सबसे पहले विनम्र अभिवादन करके बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से दिल्ली में हो रही इस 12वीं संविधान परिषद के मुख्य अतिथि जिनको आपने गंभीरता से सुना वो हमारे मूवमेंट के जिम्मेदार साथी आदरणीय एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके पूर्व जिनको सुना वो प्रोफेसर हमारे साथी दूसरे रतनलाल जी, मंच पर संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हमारे डीजीपी पृथ्वीराज जी, 2 दिन से लगातार प्रयागराज से यहाँ दिल्ली में रहकर अटेंड करने वाले हमारे आदरणीय बंते जी, मंच पर विराजमान बाकी सारे जिम्मेदार साथी भाई और बहनों, अभी 2 दिन से जो चल रहा हमारा भी अपना एक पर्व होता है। किसी का कावड़ पर्व है, किसी का मंगल पर्व है, तो हमारा भी अपना 2 दिन से दिल्ली में एक पर्व चल रहा है। उस पर्व के अंतिम पड़ाव में है और इस अंतिम पड़ाव में आगे चलने की बात होती है। पीछे तो देखा जाता है, देखना भी जरूरी है, लेकिन आगे जाना बहुत जरूरी होता है। मुझे एक तत्वज्ञाता की बात याद आती है। वो कहता है कि गलती से कुदरत ने भारत के लोगों की आंखें फ्रंट साइड पे है, नॉर्मली वो बैक साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि उनको पीछे देखने की बहुत आदत है, आगे चलने की कम आदत है। अगर वो फिलोसोफर की इस बात को ध्यान में रख ले तो भारत के 90% आदमी अतीत में जीते हैं। भविष्य की रणनीति को लेकर बहुत कम बात होती है और इसीलिए जब 2 दिन हमने कुछ एक्सरसाइज किया है, मेहनत से कमाया हुआ 2 पैसे की पूंजी लगाकर आप लोग घर बार छोड़कर परिवारों की चिंता किए बगैर दिल्ली में कुछ आए हो, तो उसका कुछ मकसद है और ये मकसद को मैंने कल भी जिक्र किया और आज समापन के समय में भी उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कोई भी एक्टिविटी ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, किसी पर्पस के लिए जुड़ी हुई एक्टिविटी होनी चाहिए। ये कोई किसी की प्राइवेट हॉबी या मनोरंजन या किसी की ख्वाहिश इसके मुताबिक नहीं है, तो एक लार्जर एम के साथ, लार्जर गोल के साथ जुड़ी होनी चाहिए और उसी लंबी चौड़ी एक लार्जर एम के साथ जुड़ी हुई कड़ी का हिस्सा हमारे ये 2 दिन की दिल्ली का मुकाम, यह दिल्ली के पर्व की उसके साथ जुड़ी हुई कड़ी है। हर कोई आदमी अपनी नजर से देख सकता है, अपना परसेप्शन है। साउथ का आदमी अपनी नजर से देखेगा, नॉर्थ का आदमी अपनी नजर से देखेगा, कोई कसूर नहीं होता। लेकिन ये 2 दिन के समय में, ये अपने 2 दिन के प्रोग्राम कामयाब करने के लिए 6 दिन से मैं दिल्ली में हूं, 6 दिन से मैं दिल्ली में हूं और ये जुलाई महीने में बीआरएसपी के सबसे 3 बड़े प्रोग्राम है। 11 और 12 जुलाई को हम पूना में थे, आप भी लोग थे। 11 और 12 जुलाई में पूना में थे। 19 जुलाई को लैंडलेस लोगों के स्ट्रगल को लेकर मुंबई में आजाद मैदान के ग्राउंड में थे और अब 26 और 27 को दिल्ली में है। 1 महीने में 2-2 दिन के 2 प्रोग्राम और एक लैंडलेस लोगों का आंदोलन करना अरे गहरे नत्तू खैरे का थोड़ा काम है।
अब ये भाषा मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ मेरा प्रोफेसर नहीं आता है, यहाँ मेरे का जो अंदर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो बाहर आता है। पांच दिन में कोई कहेगा भाई साधन कहां से लाते हो? तो अभी मैं मंच पे बैठा था, 10 रुपए तो आपने सामने देखा, तो वो 10,000 का चेक, लेकिन चुपके से मेरे साथ मेरे जेब में 70,000 रुपए ला के रखे हैं एक पार्टी के साथी ने। पार्टी के साथी ने कितने 70,000। अब आप कहोगे दिल्ली वाले के किसी बड़े आदमी ने दिए होंगे तो मुझे क्यों देगा? वो तो इनको देगा, मैं थोड़ा दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने उसको पूछा ये कहां से आया? उसने कहा ये लिस्ट है अपने पार्टी के कार्यकर्ता, किसने किसने पैसा दिया, ये बीआरएसपी की ताकत है। एक महीने में 3 प्रोग्राम। दिल्ली में जो पहुंचे हैं ना 700-800 लोग जो भी महाराष्ट्र के हैं, उनका गाड़ी खर्चा काउंट कर लो। तेलंगाना वाले तो हमारे जो 10 बंदे आए वो फ्लाइट से आए, काउंट कर लो। गुजरात वाले भी हमारे कुछ साथी फ्लाइट से आए, काउंट कर लो कितना गया होगा। आया कहां से? सवाल है ना, आया कहां से? तो आया डॉक्टर अंबेडकर की ताकत से, गया अंबेडकर के लिए, आया अंबेडकर के कारण, गया अंबेडकर के लिए। तो कोई परवाह नहीं, फकीर पहले भी थे, अभी भी फकीर रहने के लिए तैयार है। रतनलाल जी, पिछले 6 दिन से मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरे पार्टी के कमिटेड 5 वर्कर रात दिन झंडे और पोस्टर लगाने का काम करें, और उसमें एक नागपुर यूनिवर्सिटी का सीनेटर है। खड़ा रहे भाई, आओ, चिलवन प्रोफेसर है, नागपुर यूनिवर्सिटी का सीनेटर है। दूसरे पढ़ने वाले छात्र हैं बीआरवीएम जो बहुजन रिपब्लिकन विद्यार्थी मोर्चा की आगाड़ी है, 4-5 साथी है। किसी दिल्ली वाले की मदद लिए बगैर रात दिन खुद पोस्टर और झंडा लगाने का काम रास्ते पे करते हैं। जोरदार तालियां बजाओ उन सभी के लिए। जेब में 4 पैसे होना और उसके लिए 4 कमांडर होना और उसके लिए 4 कमिटेड जान लेने वाले और देने वाले कर्मठ कार्यकर्ता होना, यह आंदोलन की ताकत है। सिखिज्म में तो पाची ग्रंथी चले थे ना, बुद्धिज्म में पाची थे, पंच प्यारे पाची थे। सोच समझ कर चलते हैं, लेकिन जब सोच समझ कर चलते हैं तो मैंने कहा ना, पीछे देखना तो जरूर चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं देखे कि सारे आप आगे देखना भूल जाए। और नॉर्थ के लोगों को कुछ तथ्यों को साउथ से समझना होगा, खास करके पढ़े लिखे तबका जो अपना है, जो रिसर्च करता है, क्योंकि उनको तथ्य दूर रहते, क्योंकि वो ना ज़्यादा अंग्रेजी में है, वो रीजनल भाषा में है। बात केरल की है, बात तमिलनाडु की है, बात कर्नाटक की है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ, बहुत कम समय में, क्योंकि जब एकेडमिक इन्वायरमेंट होता है तो हमारे में से जो रिसर्चर है वो भी बाहर निकालता है, और हम वो बोलते ना, बाय प्रोफेशन से हम वही है, बाय मजबूरी से हम पॉलिटिक्स में है। बाबा साहब को भी ये सवाल पूछा था, भाई आप राजनीति में क्यों? लोकमान्य तिलक को भी यही पूछा था, क्यों राजनीति में हो? लोग राजनीति में अलग अलग मकसद के लिए आते हैं।
कुछ लोगों को प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करनी होती है और कुछ लोगों को मिशनरी पॉलिटिक्स करनी होती है। हम मिशनरी पॉलिटिक्स के लिए राजनीति में है। मैं बसपा में 1982 से लेकर 2014 तक था, कभी चुनाव नहीं लड़ा, टिकट बांटे, पैसे भी बांटे। कांशीराम साहब बार बार कहते थे तू चुनाव कब लड़ेगा, और मैं कहता था किसी न किसी लोगों ने संगठन के लिए काम करने की आदत डालनी चाहिए, हर कोई आदमी एमएलए क्यों बने। 2014 के बाद बसपा में मैं था, कभी चुनाव नहीं लड़ा, टिकटें बांटे, पैसे बांटे। पढ़े लिखे लोग इतने भी हैं महाराष्ट्र में, तो उनकी एक अच्छी तादाद है जिनका एक बखूबी के साथ मूवमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या हमारे प्रोफेसर पिसे हैं, ओबीसी समाज के हैं, सामने बैठे हैं, सीनेट वो भी मेंबर नागपुर कानपुर नागपुर यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं। कई सारे साथी हैं जो बड़ी लगन के साथ मूवमेंट को कामयाब करना चाहते हैं। लेकिन मैं जब नॉर्थ में कदम रखा है तो कुछ तथ्य हमारे सामने हैं जो नॉर्थ वालों को भी समझना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं आपको याद दिलाता हूं, डॉक्टर टीएम नायर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत कम लोग डॉक्टर टीएम नायर को जानते हैं। तब केरला स्टेट नहीं था, तब कर्नाटका स्टेट नहीं था, सिर्फ साउथ इंडिया प्रोविंस था, मद्रास प्रेसिडेंसी थी। और डॉक्टर टीएम नायर, नायर मतलब तो आप समझते हैं, आज के नायर को तो आप समझते हैं, लेकिन उसमें से ये कहीं नायर बुद्धिज्म के मूवमेंट को फॉलो करते थे, बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए बॉम्बे में अगर आप आएंगे तो आप नायर हॉस्पिटल मिलेगा। नायर हॉस्पिटल के एंट्री पॉइंट में किसी भगवान की मूर्ति नहीं है, वो भगवान बुद्धा की मूर्ति है। और ये नायर हॉस्पिटल बनाने वाले जो नायर फैमिली थी, वो जो मुंबई में वर्ली इलाके में रहती थी। वर्ली इलाके में कौन रहता था? सारे फिल्म स्टार रहते थे, सारे फिल्म स्टार। रईस इलाका, मैं तो बीडीडी चाल में वर्ली में ही रहता था, हमारा अपना 5 स्टार अलग था, उनका 5 स्टार अलग था। हमारा 5 स्टार 10 बाई 10 कमरे वाला था, कॉमन टॉयलेट बाथरूम वाला था, उनका 5 स्टार समुद्र के किनारे पे होता था। और समुद्र के किनारे में बेहतरीन काफी जमीन में फैला हुआ नायर का रेसिडेंस है, आज भी है। वो नायर के रेसिडेंस में बुद्धिज्म बाबा साहब के पहले बुद्ध विहार बना हुआ आज भी। ये डॉक्टर टीएम नायर फिजिशियन थे, मैसूर के महाराजा कृष्णदेवराव वड़ियार, जिन्होंने शाहू महाराज के बाद पहला आरक्षण दूसरा दिया। शाहू महाराज ने 50% दिया 1902 में, और 1916 में कृष्णदेव राजा वड़ियार, मैसूर के राजा, उन्होंने 75% दिया आरक्षण, 75%। इसके वो पर्सनल फिजिशियन थे। इसके बावजूद जब विश्वेश्वरैया उसके प्रधान थे, विश्वेश्वरैया का नाम सुना है ना आपने? विश्वेश्वरैया को जानते ना, इंजीनियरिंग डे, नेशनल इंजीनियर डे इसके नाम पे होता है, विश्वेश्वरैया के नाम पे। ये विश्वेश्वरैया मैसूर स्टेट का प्रधान था, और जब कृष्णदेवराव वड़ियार ने 75% आरक्षण दिया तो सबसे पहला विरोध करने वाला ये विश्वेश्वरैया था, ब्राह्मण था। विश्वेश्वरैया ने विरोध किया, डॉक्टर टीएम नायर ने नौकरी छोड़ी। डॉक्टर टीएम नायर ने नौकरी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ये 12-15 की बात है, 1912 और 15 की। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी में उस वक्त पेरियार भी थे, सी राजगोपालाचारी भी थे, बड़े बड़े नेता थे। डॉक्टर टीएम नायर 1916 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तब असेंबली नहीं होती थी, अंग्रेज का जमाना था, और प्रेसिडेंसी में इंपीरियल काउंसिल के चुनाव होते थे। इंपीरियल काउंसिल,
इंपीरियल काउंसिल में तब तक पूरे दक्षिण भारत से एक भी नॉन ब्राह्मण आदमी कभी नहीं चुना था, एक भी। दक्षिण भारत में नॉन ब्राह्मण लोगों की आबादी बहुत बड़ी, ब्राह्मणों की आबादी बहुत कम। देश का सबसे ज्यादा ब्राह्मण अगर कौन से स्टेट में है तो वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक कम्युनिटी के हिसाब से मान ले तो 20% शेड्यूल कास्ट के बाद लगभग 16, 15, 18% मुस्लिम आता है। उसके बाद अगर कोई आता है तो तीसरा सबसे बड़ा तबका, आप ओबीसी कंबाइन करते हो इसलिए ज्यादा लगता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ब्राह्मण 9 से 11% बड़ा आता है। साउथ में ब्राह्मण कम थे। डॉक्टर टीएम नायर ने सारे बहुजन समाज के नेताओं की मीटिंग बुलाई, मद्रास में मीटिंग हुई और टीएम नायर ने कहा यार हमारी आबादी इतनी है, हमारे इतने दक्षिण भारत में लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, एक तो नॉन ब्राह्मण चुन के जाना चाहिए इंपीरियल काउंसिल में। किसी ने हिम्मत नहीं की, सोच नहीं बनी, लेकिन सबने एक प्रस्ताव पास किया कि कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण भारत के नॉन ब्राह्मण लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। बात है कब? 2015 की। पेरियार भी तब तक कांग्रेस के थे। पेरियार शुरू में एक डिस्ट्रिक्ट के कारपोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके। राजगोपालाचारी भी उस वक्त चेयरमैन रहे। पेरियार एक जगह चेयरमैन रहे तो राजगोपालाचारी दूसरी जगह चेयरमैन रहे। यह हकीकत है। कांग्रेस पार्टी के सामने डिमांड रखी, कांग्रेस पार्टी ने रिजेक्ट की तो फैसला फिर नॉन ब्राह्मण लीडरशिप की। तब नॉन ब्राह्मण कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस बात को समझो। 14 के अंत में मीटिंग हुई और फैसला लिया गया कि हम अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगे। टीएम नायर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और बोले मैं लड़ता हूं, डोंट वरी। किसी न किसी का तो कत्ल होना ही है, किसी न किसी को जंग की शुरुआत तो करनी है। डॉक्टर टीएम नायर ने कहा कि मैं लड़ता हूं और डॉक्टर टीएम नायर को सभी लोगों ने लड़वाया और वो बुरी तरह से हार गया। 2015 के इंपीरियल काउंसिल में टीएम नायर हारा। अब 1915 में, अब 1915 में तब तक कांग्रेस पार्टी की होम रूल लीग मूवमेंट आई थी। एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, ये सारे बड़े बड़े नेता होम रूल लीग के नेता थे। 1915 में गांधी जी की साउथ अफ्रीका से एंट्री होती है। उसके पहले मोतीलाल नेहरू नेता है, उसके पहले बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना नेता है। मैं गांधी जी के ऊपर बोलकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए छोड़ देता हूँ। बेचारे को कभी कभी रिजर्वेशन देना पड़ता है, जब समय आएगा वो चैप्टर अलग होगा। हाँ, अभी जरूरत भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के ऊपर मार के, इतने मार के लोगों ने मारे हैं, क्यों बोलने की जरूरत है? इसलिए तो कल मैं उत्तर प्रदेश के ऊपर भी नहीं बोला। टीएम नायर हार गए, लोगों को बहुत बुरा लगा। बैकवर्ड लोगों ने फैसला किया, वो दलित नहीं है, वो बैकवर्ड है। फैसला किया और 1916 में साउथ इंडियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। 1916 में साउथ इंडियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1916 में बनी। त्यागराजा चेटियार का नाम आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा नॉर्थ में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं जब कांशीराम जी को पहली बार छात्रावस्था में मिला तो उनके सामने एक बाबा साहब की व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल से किताब लेके साहब के सामने गया। एक था, मैं बता रहा हूँ, कांशीराम जी, इनको हम नेता कभी नहीं मानते थे, फादर फिगर के तौर पर मानते थे। इसलिए मूवमेंट की लर्निंग करने के लिए कांशीराम जी के पास कोई जाने को डरता नहीं था। महाराष्ट्र के या पंजाब के या उत्तर प्रदेश या दिल्ली के जो पुराने लोग हैं, या हमारे पुराने जितेंद्र बैठे हैं, साथ में बैठकर सवाल पूछते हैं।
तो मैंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हाउ डन टू द अनटचेबल्स वो किताब रखी, उनके सामने कहा ये बाबा साहब ने 3 लोगों को डेडिकेट की है। एक है चोखा मेला, एक है रविदास और तीसरा है नंदनाथ। मैंने कांशीराम जी को पूछा कि ये रविदास तो मुझे मालूम है, चोखा मेला तो मुझे मालूम है, ये नंदनार कौन है? ये नंदनार कौन है? और उत्तर भारत के कितने लोगों को नंदनार पता है? कितने लोगों को नंदनार पता है? जिस तरह से रविदास को गायब किया गया, जिस तरह से कबीर को गायब किया गया, उसी तरह से नंदनार को तमिलनाडु की धरती पर गायब किया गया। गायब किया गया मतलब समझ रहे हो ना? ये सारा लाइव टेलीकास्ट है, ये रिकॉर्ड बन रहा है, इसलिए मैं कुछ अल्फाज को चेंज करके बता रहा हूँ, नहीं तो फिर कोई कोर्ट का मामला शुरू हो जाए। और मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, क्योंकि अच्छे काम के लिए समय लगाना ज़रूरी है, इसलिए मैं वो एक अल्टरनेटिव अल्फाज के तौर पे कह रहा हूँ कि गायब किया गया। नंदनार साउथ के थे जिन्होंने जाति और अछूत फंड के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया। ऐसे ही धरती में टीएम नायर ने जब बैकवर्ड लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया, चुनाव हारे और 16 में साउथ इंडियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। मैं जिनका जिक्र कर रहा था, त्यागराजा चेटियार, इन्होंने भारत में पहली बार नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो लिखा। पढ़ना जरूरी है। हम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात बहुत लोग करते हैं, जेएनयू वाले तो ज़्यादा ही करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले तो ज़्यादा ही करते हैं। अब पहला नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो ऑथर्ड बाय राजा त्यागराजा चेटियार, गणेश नटेशन, इनका पढ़िए। और वो 1918 में मैनिफेस्टो कहता कि हम बहुत जल्द अपनी हुकूमत बनाएं। मैनिफेस्टो पब्लिश हुआ 1918 में। और आपको समझना होगा 1920 में मद्रास प्रेसिडेंसी में नॉन ब्राह्मण पार्टी की सरकार बनी। नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो को दूसरा कदम, उसके पहला कदम 1916 में जस्टिस पार्टी का गठन हुआ। जस्टिस पार्टी भी 1916 की है। नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो 18 का है। और फिर लेजिस्लेटिव, तब प्रोविंशियल काउंसिल का चुनाव हुआ। मद्रास प्रोविंशियल काउंसिल में पूरे पंडितों को हराकर नॉन ब्राह्मण लोगों की इस देश में पहली बार सरकार बनी 2 साल के अंदर। और इस देश का पहला कम्युनल एक ऑर्डिनेंस होता है, इसको जीवो बोलते हैं, रिजर्वेशन का ऑर्डर 1920 के सरकार ने मद्रास प्रोविडेंस में इशू किया। मेरा कहना क्या है, संक्षिप्त है। 15 में कांग्रेस में रहे, बाहर निकले। 16 में जस्टिस पार्टी का निर्माण, 18 में नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो और 1920 में सरकार। 4 साल के अंदर सरकार बनाई। 4 साल के अंदर। ये भी तो इतिहास है ना, ये भी तो इतिहास है। तात्पर्य क्या है, अनुमान क्या है? अनुमान ये है कि लंबी लड़ाई तो लड़ना जरूरी है, लेकिन लड़ते लड़ते कभी कभी पेनल्टी मार्क, कॉर्नर मार्कर, शॉर्टकट माध्यम से भी सरकार बनाई जा सकती है। अब इसमें फिर बोलोगे कैसे? यही तो भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कांशीराम जी, मैं भी था। तब हम छोटे थे, छात्र लेवल के, हमारी थोड़ी पहचान कोई थी, बहुत अननोन आइडेंटिटीज थे। और हुआ क्या कि भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और कांशीराम जी ने कहा बहुत जल्द हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। सारे पत्रकार हंसने लगे, कोई लिख नहीं रहा, एक पत्रकार लिखने के लिए तैयार नहीं है। कांशीराम जी ने कहा नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पत्रकार ने हिम्मत करके कांशीराम जी को पूछा
कि आज आपका कोई एमएलए नहीं, एमपी नहीं, कैसी सरकार बनाओगे? और कांशीराम जी ने जवाब दिया कि जिनकी बनी है वो कैसे बनी है, जिनकी बनी है वो कैसे बनी है। तो वो कहते थे उन्होंने ज्यादा वोट लिए, ज्यादा वोट लिए, इसलिए उनकी सरकार बनी है। तो कांशीराम जी ने पूछा वोट किसके है? तो पत्रकार ने कहा तो आप ही के लोगों के, कोई दलित के, कोई आदिवासी के, कोई पिछड़े के है, या आप ही के लोगों के वोट है। तो कांशीराम जी ने कहा मेरे लोग, मेरे लोगों के वोट, सरकार उनकी। एक दिन यही खेल मैं खेलूंगा, यही एक दिन खेल खेलूंगा। ये लोग भरे मेरे लोगों के वोट लेकर चले जाए, उन वोटों के आधार पर चुने हुए लोगों का गधे घोड़े करके इस्तेमाल करके मैं अपनी सरकार बनाऊंगा। नहीं किया इस्तेमाल, किया कि नहीं? अभी आप कहेंगे ये हमको कन्विंसिंग नहीं है। कन्विंसिंग नहीं है तो मैं पंजाब के 1959 या 57 जब 3 एमएलए की जरूरत पड़ रही थी कांग्रेस पार्टी को और अकाली दल को सरकार बनाने के लिए, 3 का फासला था, जिधर भी जाए उधर 3 बनेंगे तो सरकार बनेगी। और रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष दुलीचंद शाहपुरी थे। अब यही फिर नॉर्थ के यंग बच्चे को, कितने लोगों को दुलीचंद शाहपुरी का नाम पता है, ये एक प्रॉब्लम है। दुलीचंद शाहपुरी रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष थे, बाबा साहब के नामचीन बंदे थे, और 3 एमएलए जीत कर आए थे रिपब्लिकन पार्टी के। जहां भी जाए उसकी सरकार बनेगी। तब कांग्रेस पार्टी का स्वर्ण सिंह अध्यक्ष था, और स्वर्ण सिंह ने दुलीचंद शाहपुरी को पूछा कि भाई आप इधर आ जाओ, समर्थन दे दो, आपको क्या चाहिए, जो मांगो वो मिलेगा। और दुलीचंद शाहपुरी ने कहा क्या दोगे, क्या दोगे? स्वर्ण सिंह ने कहा सभी को एक, उसमें से एक आदमी को मंत्री बनाएंगे। तो दुलीचंद शाहपुरी बोला बस इतना ही। स्वर्ण सिंह को समझ में नहीं आया, वो बोलते ठीक है आप क्या और चाहते हो? तो कहता है कि दूसरे को भी मिनिस्टर बनाएंगे। और दुलीचंद शाहपुरी कहता है बस इतना ही। वो स्वर्ण सिंह फिर परेशान हो गया, वो समझ गया कि ये बंदे की डिमांड बड़ी है। उसने कहा तीसरे को भी मंत्री बनाता हूं। और दुलीचंद शाहपुरी कहता है बस इतना ही। अब स्वर्ण सिंह कहता है आप 3 एमएलए सब मिनिस्टर हो गए, और क्या चाहिए? फिर दुलीचंद कहता है बस इतना ही। वो एक लफ्ज के आगे नहीं गया। तो फिर स्वर्ण सिंह कहता है आपके रिपब्लिकन पार्टी के तमाम सारे बड़े नेताओं को किसी मंडल का अध्यक्ष, चेयरमैन वगैरह होते ना, ये सब बना देंगे। तो दुलीचंद कहता है बस इतना ही। आखिर स्वर्ण सिंह परेशान होता है, कहता है आखिर चाहते क्या हो? और दुलीचंद शाहपुरी कहता है भिखारी समझ के रखा है क्या तूने हमको? यही बात समझ लो, अम्बेडकर आंदोलन के नेताओं को यह भाषा समझनी पड़ेगी। दुलीचंद शाहपुरी कहता है भिखारी समझ के रखा है, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, देना है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दो वरना भाग के चलेगा। इसको कहते हैं आरपीआई के नेता है, रिपब्लिकन अम्बेडकर आंदोलन के नेता। नहीं तो उदाहरण दे दूं, फिर जलती हुई आग के ऊपर नमक छिड़कने वाला। 2007 में 8 एमएलए थे बसपा के उत्तराखंड में, 25 एमएलए थे कांग्रेस के, और अपोजिशन के भी लगभग उतने ही थे। उसमें से उत्तराखंड क्रांति दल एक पार्टी थी यूकेडी,
उसके 3 एमएलए थे। उत्तराखंड विधानसभा 70 की है, दिल्ली वाली जैसी है, 70 की है, सबसे कम लिमिट 70 का है, 70 का है, तो 35 तो 50% होते हैं। कांग्रेस के पास 25 है, 3 यूकेडी वाले हैं। यूकेडी वाले ने शर्त रखी कि बसपा के 8 अगर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनेंगे तो हम आपको समर्थन देंगे, वरना नहीं। आए बसपा के पास, मैं अभी भी बता रहा हूं, उस वक्त के जो बसपा के कोऑर्डिनेटर थे उसमें राजभर भी थे, प्यारेलाल जाटव भी था, और एक बंदा था, मैं नाम लेकर बता रहा हूं क्योंकि आप फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। और तब मायावती कहते क्यों सरकार बनाने के चक्कर में पड़ते हो, जाने दो। उत्तराखंड के लोग, मेरा एक साथी आया है उत्तराखंड के, यहां है, अभी हॉल में है, आए हैं। बसपा के 8 एमएलए जिधर जाएंगे उसकी सरकार बनती, एक कोऑर्डिनेटर ले जाता है, बहन जी मौका है सरकार बनाते। 2007-8 की बात है। बहन जी कहते काय के लिए सरकार बनाने के चक्कर में लगे हो, आपको कोई अकल बिकल है कि नहीं, आप इस समस्या में मत पड़ो, मैं निपटूंगी। इसने निपट लिया, इसने निपट लिया। 8 आमदारों को कोई आदेश नहीं दिया। उत्तराखंड में 2007 में तो अपनी सरकार बनी, लेकिन उत्तराखंड में भी पहला अपना सीएम बन सकता था, नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। एक तरफ दुलीचंद शाहपुरी है जो 3 एमएलए के बदौलत चीफ मिनिस्टर होने का सपना पंजाब जैसे स्टेट में देखता है, और एक तरफ मायावती है जो 2007 और 8 में उत्तराखंड में 8 एमएलए होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना सकती। ये 2 पोल अपार्ट हैं, ये 2 अलग अलग मॉडल हैं। अब ये मॉडल में कौन सा मॉडल पकड़ना और कौन सा मॉडल छोड़ना, ये हम लोगों को फैसला है ना, ये फैसला किसका है। लेकिन लोगों के सामने ये मॉडल तो रखने पड़ेंगे, और जब मॉडल रखे जाएंगे तो लेट द पीपल डिसाइड विच काइंड ऑफ द मॉडल दे शुड एक्सेप्ट, कौन सा मॉडल उन्होंने पसंद करना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान लोगों ने ये सारा तथ्य समझकर एक संशोधन करके ये भी सारे तथ्य लोगों के सामने रखने की जरूरत है, और ये कम लेवल का तबका उत्तरी भारत में है, इसमें भी कोई 2 राय नहीं है। अब जब इसी में डिटेल में जाते तो बाबा साहब की भी बात देख लो। बाबा साहब सक्रिय राजनीति में आए कब, 1920 के बाद। 1924 में तो उनका नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उनकी पार्टी कब की है, उनकी खुद की पहली पार्टी 1937 की है, जिंदगी की पहली पार्टी 1937 की है। बाबा साहब की कोई पार्टी नहीं थी। लेकिन जब 1915 में 15-16 के बीच में एक अंग्रेजों ने कमिटी भेजी थी मुंबई में जिसका नाम है मुड्डे साउथ ब्यूरो कमीशन, और यह साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने अछूतों को अपनी तकरार रखनी थी, तो सरकार की तरफ से किसको डेप्यूट किया था, सरकार की तरफ से उस वक्त एक जस्टिस थे, जस्टिस चंदावरकर, ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ काम करते थे, उनको नॉमिनेट किया था। चंदावरकर साथ दूसरे साथी थे कौन, विठल राम जी शिंदे, जिनकी एक बहुत रिसर्च वाली एक किताब है द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन अनटचेबल्स, ये भी उनकी किताब है, और उनको डॉक्टरेट मिली है, मराठा कम्युनिटी के है। उनका भी जाति और अनटचेबिलिटी के खिलाफ उनका बड़ा काम रहा। तो ये विठल राम जी शिंदे और जस्टिस चंदावरकर ये अनटचेबल का पक्ष रखने वाले थे। बाबा साहब को जैसे भनक लगी 1916 15-16 की बात है। अब बाबा साहब की उम्र क्या है देखो, बाबा साहब की उम्र 15-16 में क्या है, ये 15-16 और वो 8 24-25 साल की उम्र है बाबा साहब, 24-25 साल की है। आजकल के तो कहे गधों को उम्र 60 पार होने के बाद भी अकल नहीं आती, और कहते ना कुछ लोगों को विजडम टूथ आता है ना, वो क्या बोलते हैं आप इधर उत्तरी भारत में, अक्लदार।
कुछ लोगों को तो मरते दम तक नहीं आती हो। हाँ। अब बाबा साहब की उम्र 25-26 साल, बाबा साहब को इनवाइट नहीं किया था वो कमेटी ने। बाबा साहब जाके मिले उस वक्त बॉम्बे के गवर्नर को। अब बाबा साहब ने कहा, आई एम द फर्स्ट अनटचेबल ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ये है बयान। आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द अनटचेबल कम्युनिटी, फ्रॉम दिस बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। मुझे अपने लोगों के बारे में बयान देना। शुरू में गवर्नर कहता है आपको इनवाइट नहीं किया। बाबा साहब फिर कोशिश करते हैं, तब तक शाहू महाराज जिंदा है। शाहू महाराज इंटरफेयर करके मदद करते हैं और बाबा साहब को साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और मौका मिलता है तो वो कमीशन को भी ऐसा लगा कि अंबेडकर भी क्या मांगेगा, 24-25 साल का लड़का है, ये भी बाकी दलित नेता के जैसे कहेगा मेरे लोगों को खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, ऐसे सारे भिखमंगे डिमांड करेगा। कौन कौन से डिमांड करेगा? यही डिमांड चंदावरकर कमेटी ने की है, यही डिमांड विठल राम जी शिंदे ने की है। बाबा साहब जो पहुंचे और वो साउथ ब्यूरो कमीशन ने पूछा कि अंबेडकर तुम्हारे लोगों को क्या चाहिए। उन्होंने अंबेडकर को अंडर एस्टिमेट किया। अंबेडकर ने भी अपना अंदाज लगने नहीं दिया। मैं अंबेडकर ये जो शब्द कर रहा हूँ वो इनडिफरेंट लैंग्वेज की हैसियत से कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट हैसियत की तरफ से नहीं, क्योंकि वो लैंग्वेज में मैटर करती है। अंबेडकर क्या चाहिए? और बाबा साहब कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप आए हो क्यों? अपने लोगों की बात लेकर आया हो, तो अपने लोगों के लिए तो मांगो। अब ये जो मांगो है ना शब्द, हम इसके ऊपर बहुत मजाक करते थे। महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट में एक मांग कम्युनिटी है। मांग समझते हैं? हाँ, तो इनका एक डेलीगेशन इंदिरा गांधी को मिलने को गया था। जब वो प्रधानमंत्री थी तो उसको डेलीगेशन एक गया था, तो वो डेलीगेशन को पूछा ये कौन से समाज के। इंदिरा गांधी को भी ज़्यादा कास्ट मैटर नहीं करता था। उसने पूछा कौन से बिरादरी के, कौन से जाति के हैं, तो बोले मांग है। हाँ, तो इसके समझ में नहीं आया। बोले मांगो, क्या मांगे? ये कई बार बात भाषण में हमने जिक्र की, वही इस्तेमाल बाबा साहब के सुनो, मांगो, क्या मांगे? और बाबा साहब ने कहा मेरे लोगों के लिए दो जरूरतें हैं। एक, उनको वोट का अधिकार चाहिए, और दूसरा, उनके लिए अलग चुनाव क्षेत्र चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के जिंदगी की पहली ये दो डिमांड है। कोई पानी नहीं मांगा, कोई खाना नहीं मांगा, किसी को सिक्योरिटी नहीं मांगी, किसी को बंगला नहीं मांगा, किसी को एमपी एमएलए बनने का पद नहीं मांगा। अपने कम्युनिटी को समय राइट टू वोट नहीं मिला होता तो 32 तो बाद में है भाई, 32 तो बाद में है। बाबा साहब की इस भूमिका के ऊपर एक मशहूर शायर इकबाल का तो नाम सुना है ना, मोहम्मद इकबाल। कल मैंने डॉक्टर राहत इंदौरी को सुनाया, आज मोहम्मद इकबाल की बात सुनाता हूँ। मोहम्मद इकबाल कहते हैं अरे दो चार क्या सारे ज़माने के बावजूद, दो चार क्या सारे ज़माने के बावजूद हम नहीं मिट सकेंगे मिटाने के बावजूद। पूरा मिटाने का पूरा बंदोबस्त करो, फिर भी हम फिनिक्स कहते हैं ना, वापस आएंगे।
और बाबा साहब के भाषा में तो क्रांति प्रतिकृति तो यही नजर आती है ना। और इसीलिए बाबा साहब ने गांव खेड़े में रहने वाले लोगों को, एक 1922-23 का उनका भाषण है मराठी में, गांव के लोगों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं भाई? एक वो दूसरी जगह एक देश है, अब वो ग्रामीण लेवल के लोगों को समझाना है। वहाँ के लोगों को कहते हैं वो एक ग्रीक नाम का एक बड़ा देश है, वहाँ भी अपने देश से अनटचेबल लोग हैं, अछूत लोग हैं, जाति का शिकार लोग हैं, उनको भी अपना नेता नहीं मिलता, उनका भी अपना मुक्ति का मार्ग लड़ने वाला कोई नेता नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस देश में एक डिमेटर नाम की गॉडेस है, देवता है। वो गॉडेस जिसको अप्रूवल करती है वही आदमी नेता बनता है। गॉडेस डिमेटर नाम की, ये जिसको आशीर्वाद देगी, अप्रूवल देगी, वही आदमी उनका नेता होता है। तो लोग पूछते वो देवता अप्रूवल कैसे देती है? तो ग्रीक में कल्चर है, पंडित जी के माध्यम से देती है, पुजारी के माध्यम से। और वहां भी सारे पुजारी अपर कास्ट, ऊपर वाले, हाँ, ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर होता है ना वो। जब भी ग्रीक में यह मामला उठा कि ये डाउन ट्रोडन का नेता कौन होगा, तो ग्रीक कल्चर में फैसला डिमेटर देवता करेगी। डिमेटर फैसला करेगी, किसके माध्यम से करेगी? पंडे के माध्यम से करेगी। पंडा कौन? अपर कास्ट। तो जब भी ऐसा कोई मामला गया ना वो डिमेटर के देवता के पास मंदिर में, तो आशीर्वाद कौन देगा? वो देवता। देवता मतलब कौन? पंडा। पंडा मतलब कौन? अपर कास्ट वाला। तो जो जितना नालायक और कमीना और बिकने वाला हरामखोर होता था तो आशीर्वाद मिलता था। मैं ने क्या कहा? जितना कमीना, जितना बिकने वाला, जितना चमचा, जितना दलाल, जितना हरामखोर होता था तो डिमेटर देवता उसको बहुत जल्दी आशीर्वाद देती थी। आशीर्वाद पंडित के रास्ते से आता था। और कोई पढ़ा लिखा, मजबूत, जेन्युइन, कैपेबल आदमी आता था, इसको नेता बनाना है क्या? नहीं। डिमेटर देवता नाराज होती थी, आशीर्वाद नहीं देती थी। बाबा साहब ने कहा आंदोलन के रास्ते से जो कमाओगे, धर्म के नाम पर कमी गवाओगे नहीं, इस बात को समझ लेना। नहीं तो आंदोलन के रास्ते से कमाओगे और धर्म के नाम पर गवाओगे तो फिर एक बड़े नुकसान की तरफ जाना होगा। डिमेटर के चक्कर से बाहर निकलो, उसके पुजारी के चक्कर से बाहर निकलो, उसके पंडे के चक्कर से बाहर निकलो। अब बाबा साहब की ये मिसाल आपको क्या मैसेज देती है? मैसेज यही देती है कि धर्म के प्रभाव में, कोई भी धर्म हो, इतना मत जाइए। जैसे उत्तर भारत में मैंने कल जिक्र किया, हरिद्वार में 5.5 करोड़ कांवड़धारी, वो सारे कौन से बिरादरी के हैं? और मैं दिल्ली में घूम रहा था, गौतम जी 4 दिन पहले, साले सेपरेट उनके लिए पैसेज बनाए रोड पे। मैंने कहा हनुमानधारी लोग जल्दी सुधर गए। हनुमानधारी मतलब गौतम जी से गुस्सा, बुद्धिज्म को लेकर गौतम जी के बुद्धिज्म को लेकर गुस्सा है, लेकिन यहाँ हनुमानधारी बनकर कांवड़धारियों के लिए बड़ा रास्ता बना है, बड़ी व्यवस्था की थी, पानी, लाइट, पुलिस, सब स्वागत करने के लिए। मैं बोला यही तो विकास का नाम है क्या? इसलिए तो गुजरात में कहते हैं विकास गांडो थोड़े छोड़, पागल हो गया। ये गुजरात की कंसेप्ट है। इस तरह के धर्म के नाम पर जब कोई समाज अधिकार गवाता है तो बाबा साहब ने कहा इससे भी सावधान रहे। और आखिरी बात बाबा साहब ने जो कही ना, बाबू जगजीवन राम को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर भारत में हर कोई जानता। मालूम है इनका एक बार हवाई जहाज से गिरकर एक एक्सीडेंट हुआ था और जगजीवन राम जी को अस्पताल में दाखिल किया था। सोहनलाल शास्त्री की किताब पढ़िए, उसमें रेफरेंस आपको मिलेगा। दाखिल किया था
बाबा साहब देखने को गए, बाबा साहब देखने को गए और देखने के बाद बोले, जग्गू, क्या बोले? जग्गू, आदमी गधे से भी और घोड़े से भी गिरकर मरता है, तू तो हवाई जहाज से भी गिरकर बच गया। मैं फिर रेफरेंस दे रहा हूं, सोहनलाल शास्त्री की किताब है, बाबा साहब के करीब में 25 साल, पढ़िए। जग्गू, आदमी गधे घोड़े से भी गिरता है तो मरता है, तू तो हवाई जहाज से भी गिरकर बच गया। बची हुई जिंदगी तो अब तो समाज के लिए लगा। ये है अंबेडकर, ये है अंबेडकर। ये नहीं मामला कि बाबूजी ने कितने लोगों को रेलवे में नौकरी लगाई, मामला वो नहीं है। बाबा साहब ने कितने लोगों को नौकरी को लगाया, वो कोई नौकरी लगाने के लिए, किसी का पेट भरवाने के लिए थोड़े अंबेडकर थे। अंबेडकर तो पीढ़ियों का पेट भरवाने के लिए आए थे। वो किसी एक दो लंबे, किसी एक बिल्कुल साधारण के रोजी रोटी का इंतजाम करने का आंदोलन नहीं था। इसलिए ना उन्होंने अपने बेटे को लगाया, ना बहू को लगाया, किसी को नहीं लगा। ये भी मालूम होना चाहिए, ना अपने बेटे को कहीं लगाया, MP MLA बनाया, ना बेटे के बेटे को लगाया, किसी को भी नहीं लगाया ना। यही जो अंबेडकर भवन जिस जगह पे खड़े, ये जमीन, यही जमीन ये बाबा साहब अंबेडकर ने खुद खरीदी थी। उस जमीन पे आज हम खड़े। तो अंबेडकर की विरासत एक बहुत बड़ी विरासत है। हाँ, उद्घाटन भाषण भी हुआ था, तब ये छोटा सा था, बड़े लेवल का नहीं था। और आते थे, दिल्ली में रहते थे, बाबा साहब खुद चल कर आते थे। ऐसे हालत में मैंने कल तो नहीं बताया, जब बाबा साहब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, एक क्लर्क की, चपरासी की इंटरव्यू थी, चमार समाज का। बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे और एक आदमी गया सिफारिश लेकर कि भाई इसको चपरासी का कॉल दिलवा दे। सोहनलाल शास्त्री ने बढ़िया तरीके से लिखा है, डिस्क्रिप्शन अच्छा है कि हम बाहर प्रार्थना करते रहे कि हमारी चमार आदमी को, बेचारी चपरासी की नौकरी तो मिले, बाहर प्रार्थना करते हैं। बाबा साहब ने जो काम करना था कर लिया, लेकिन जब काम करने के बाद साहब अपने न्यू हार्डिंग एवेन्यू बंगले पे पहुंचे तो एक आदमी दौड़ते दौड़ते गया और बाबा साहब के पैर के ऊपर गिर गया। बाबा साहब को समझ में नहीं आया कि साधे सीधा सीधा एक आदमी दौड़ के आता है, पैर के ऊपर, अपना पैर के ऊपर पकड़ता है। बाबा साहब पूछते है कौन भाई? वो बोलते मेरा नाम अमीन चंद है, दिल्ली का रहने वाला हूं। और फिर बाबा साहब पूछते काम क्या करते हो? और वो कहता है मैं गांधी के हरिजन सेवक लीग का प्रधान हूं। क्या कहता है? गांधी के हरिजन सेवक लीग का प्रधान हूं। तो बाबा साहब कहते यार तेरी पोस्ट थोड़ी मैंने पूछी, तुम काम क्या करते हो, क्या काम है तुम्हारा? और वो बेचारा ईमानदारी से कहता है बाबा साहब आपको गाली देना यही हमारा काम है, आपको गाली देना हरिजन सेवक संघ का यही तो काम था ना, गांधी के चेले चपाटे का तो यही काम था ना। ईमानदारी के साथ बोला कि बाबा साहब आपको गाली देना हमारा काम है। बाबा साहब भी गुस्सा नहीं हुए, शांति से बोले मुझे गाली देकर तुम्हें क्या मिलता है, मुझे गाली देकर तुम्हें क्या मिलता है? और अमीन चंद ईमानदारी के साथ बोला बाबा साहब बस रोजी रोटी चलती है। क्या कहता है? बस रोजी रोटी चलती है। तो बाबा साहब कहते मुझे गालियां देकर भी अगर तुम्हारी रोजी रोटी मिलती है तो मुझे कोई इतराज नहीं, चले जाओ। अब सवाल है कि आज ऐसे कितने अमीन चंद हैं? उत्तर भारत में कितने हैं?
कौन से स्टेट में कितने हैं, दिल्ली में कितने हैं, पंजाब में कितने हैं, हिमाचल में, हरियाणा में कितने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में कितने हैं। अमीन चंदों की पहचान करनी होगी, इन अमीन चंदों को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना होगा। ये भी तो बहुजन आंदोलन का एक नया चैलेंज है। और ऐसे अमीन चंद पैदा क्यों किए जाते हैं, इसकी बात को अगर समझोगे तो गो बैक अगेन टू द हिस्टोरिकल रेफरेंस ऑफ 1937। 1937 में जब पहली प्रांतीय सरकारें बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, तब सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत, जिसमें नागपुर और ये इलाका आता था, नागपुर, बिलासपुर, रायपुर, ये सेंट्रल प्रोविंस में आता था। डॉक्टर खरे नाम के ब्राह्मण आदमी चीफ मिनिस्टर बने थे, कांग्रेस के नेता थे। डॉक्टर खरे बाबा साहब के अच्छे दोस्त थे, बाबा साहब को अच्छी मानते थे, मराठी समझते थे। ये डॉक्टर खरे के मिनिस्टर में बाबा साहब का एक विधायक था, ये शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, जो नागपुर के डॉक्टर आवले बाबू थे, क्या बोलते हैं अपन, आवले बाबू जी थे, जो कामटी से चुन के आए थे। ये कामटी इलाका सेंट्रल प्रोविंस में था। इसके पहले एक दलित आदमी को नेता था जिसका नाम है डॉक्टर अग्निभोज। उस अग्निभोज को डॉक्टर खरे ने मंत्री बनाया। डॉक्टर खरे को जब डॉक्टर अग्निभोज, अब डॉक्टर मतलब कॉमन है क्या, ये क्या दलित है क्या, ऐसा ही नॉर्मल है क्या, पढ़ा लिखा डॉक्टर, उसको मंत्री बनाया। गांधी जी ने डॉक्टर खरे को बुलाया और डॉक्टर खरे को सुना, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तो डॉक्टर खरे ने कहा, क्या बुरा किया, क्या बुरा किया। और गांधी ने जवाब दिया, तुमने एक हरिजन को मंत्री बनवाया है, बहुत गलत किया। इसको समझो, मतलब गांधी पॉलिटिकल पावर की अहमियत क्या समझता है और अपने लोग क्या समझते हैं, नेता विद्वान क्या समझते हैं, फर्क समझो। गांधी कहता है खरे को, ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर को, तुमने गलत किया। तो डॉक्टर खरे कहता है, बापूजी आप ही तो बोलते हो हरिजनों का उद्धार करना जरूरी है, हरिजन उद्धार आपका कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, मैंने गलत क्या किया, क्या गलत किया। फिर भी गांधी कहते तुमने गलत किया। आखिर इससे रहा नहीं जाता, बोलते है बताओ मैंने क्या गलत किया। और गांधी जी डॉक्टर खरे को कहते, अच्युतों के मन में इतनी बड़ी पॉलिटिकल एम्बिशन पैदा करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। जवाब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके ले लो। अच्युतों के मन में इतनी बड़ी पॉलिटिकल आशा आकांक्षाएं पैदा करना हमारे लिए अच्छा नहीं है और इसलिए तुमने बुरा काम किया। डॉक्टर खरे को अपनी मिनिस्ट्री डिसॉल्व करनी पड़ी। जैसे सुभाष बाबू को कांग्रेस छुड़वाने के लिए गांधी जिम्मेदार है, उसीलिए उस एक अनटचेबल आदमी को चुनी हुई कांग्रेस के सरकार में शामिल करने के कारण डॉक्टर खरे को अपनी मिनिस्ट्री डिसॉल्व करनी पड़ी। एक अछूत का मंत्री बनना गांधी को अच्छा नहीं लगा, मिनिस्ट्री खत्म करवा दी। और मिनिस्ट्री जब खत्म करवा दी तो डॉक्टर खरे बाबा साहब के दोस्त थे, सारे ब्राह्मण कोई खराब नहीं होते। डॉक्टर खरे ने उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब लिखकर बाबा साहब अंबेडकर को भेजा, सब लिखकर बाबा साहब अंबेडकर को भेजा। और बाबा साहब अंबेडकर ने वही इस्तेमाल करके व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, उसमें खरे के स्टेटमेंट को कोट किया कि गांधी का पावर प्रेम क्या है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, इसमें डॉक्टर खरे के रेफरेंस को बाबा साहब ने दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सेकंड वॉल्यूम है, उसमें भी आपको यह जिक्र मिलेगा। बाबा साहब इससे क्या मैसेज देते हैं,
बाबा साहब मैसेज ये देते हैं कि गांधी हमको पावर देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा एक आदमी मिनिस्टर बनता है तो इनके पेट में दर्द है, तो सरकार बनने देंगे क्या? सरकार बनने देंगे? अब इससे सबक क्या लेना है? और सबक ये ले लो, सबक लेने के लिए छोड़ो ये बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर, चलो गुरु गोविंद सिंह के पास। और सबक गुरु गोविंद सिंह जी आपको बताते हैं, जिन्होंने सिख धर्म को एक नई ऊंचाई दी। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं दुनिया में मांग के सब कुछ मिलता है, जो नहीं मिलता है वो राजपाट। सब मिलेगा मांग के, क्या बनना है? वाइस चांसलर। मुझे पूछा गया था 2009 में, मेरे महाराष्ट्र स्टेट का पृथ्वीराज चौहान जब ये चीफ मिनिस्टर था, वॉज हेडिंग द लॉ डिपार्टमेंट, मुझे पूछा गया था कि आपको वाइस चांसलर बनना है? मैं मजाक से कह दिया क्या मुझे वाइस चांसलर को कुर्सी देकर मेरे पार्टी को बंद करवाने का तेरा प्लान है क्या? क्या चाहिए? आईपीएस बनना, आईएएस बनना? अरे जितनी चाहो ले लो, लेकिन दोबारा एक सच्चा अंबेडकर पैदा नहीं होने देंगे। इसको लेकर यहाँ की मनोवादी की सोच है। एक अंबेडकर से इतना खतरा है, एक अंबेडकर से इतना खतरा है। कल कोई अंबेडकर के 10% भी 10% भी कोई अंबेडकर का मॉडल बना तो वो कितना खतरा करेगा। और अंबेडकर तो मरने के बाद भी खतरा है। साले पुतले को भी हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, पुतले को हाथ डालते वक्त कुछ गलत सलत हुआ तो साले मरने और मारने पर उतरते। इसलिए एन शिवराज ने कहा डेड अंबेडकर विल बी मोर डेंजरस देन अलाइव अंबेडकर। मरा हुआ अंबेडकर जिंदा अंबेडकर से भी ज्यादा खतरनाक होगा। और आज ये साबित हो चुका है ना कि मरा हुआ अंबेडकर भी पार्लियामेंट में मोदी हो या कोई भी हो, संघ परिवार वाला हो या कांग्रेस वाला हो, दिल्ली में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर हो या पंजाब में बैठा हुआ चीफ मिनिस्टर है, सबको अंबेडकर नाम का जप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये हमारे आंदोलन की ताकत है। जब यह हमारी हिस्टोरिकल विरासत है तो हम किसी की कार्बन कॉपी क्यों करें? क्यों करें? आयरे गहरे नत्थु खरे का मॉडल ले ले। एक हिस्टोरिकल लीगेसी है, एक बैटलफील्ड की लीगेसी है। फाउंडेशन के आधार पर चलकर बाबा साहब ने इस देश के नए इतिहास की नींव नहीं तो इतिहास बनाया है। तो विरासत को हम क्यों छोड़े? वो विरासत अपने कंधे पर लेकर मरते दम तक चलने की इच्छा होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए। और ये मरते दम तक लेकर चलेंगे तो कहते हैं ना, इन्होंने अभी अच्छा कहा था, जिसको कांशीराम जी भी बार बार कहते थे, जगाया तो उसे जाता है जो मरा नहीं है। जगाया तो उसे जाता है जो मरा नहीं है। और जो जिंदा है, लेकिन जिंदा लाश है। जिंदा तो है लेकिन जिंदा लाश है, उसको कैसे जगाओगे? समाज जिंदा लाशों का है। मुसलमानों को भी तो यही लोग कहते हैं ना, जिनको संघर्ष करने की आदत नहीं, लाशें उठाना उनका मुकद्दर होता है। ये मुकद्दर में है, ये तकदीर में है। इसीलिए कांशीराम जी भी बार बार कहते थे कि जगाओ उसे जिसका मुर्दा नहीं बना, जो जिंदा है लेकिन वो भी मरा हुआ नहीं है। ऐसे कोई जगाया जाता है जो जिंदा है लेकिन मुर्दा है, उसको जगाया नहीं, उसको जलाया जाता है। उसको जलाया जाता है। अगर गलत तरीके की लीडरशिप है तो जलाना जरूरी है। अगर गलत तरीके का कार्य करता तो जलाना जरूरी है। अगर गलत तरीके का राइटर है तो जलाना जरूरी है। अगर गलत तरीके का स्कॉलर है, ओरेटर है, तो उसको समाज ने भी और आंदोलन ने भी जलाना जरूरी है, क्योंकि वो जिंदा मुर्दा है और जिंदा मुर्दा कोई काम नहीं करते। और इसीलिए जब उत्तर भारत के तरफ में कई सारी एक बड़ी विरासत है, क्यों ना इस विरासत को ठीक ठाक करें? क्यों ना करें?
ठीक है, आज तक किसी और की जिम्मेदारी थी, मान लो रतनलाल की जिम्मेदारी थी, बेचारे ने कोशिश की, जितना बनता है कर सकता है किया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अब तुम्हारा लाइब्रेरी में बैठने का समय हो गया, तुम्हारा बेहतरीन फोटो बनाते, चाहे तो उसको हार डालते, ठीक है, तुम कहते हो तो बाद में डालो तो बाद में डालते। लाइब्रेरी में बैठो, म्यूजियम में बैठो, हर एक का अपना वक्त होता है, वक्त खत्म हो गया है। सुनील गावस्कर क्या ओपनिंग बैट्समैन अभी बनेगा? बनेगा क्या? तुम्हारा वक्त था, तेंदुलकर तुम अपने वक्त के हीरो थे, अब तुम्हें कोई इंडियन टीम में नहीं देगा। समय के साथ चलना पड़ता है और इसीलिए नेता भी समय के साथ बदलना पड़ता है, पार्टी भी बदलनी पड़ती है और आंदोलन भी बदलना पड़ता है। एक ही नेता, एक ही आंदोलन और एक ही ढांचा, इसको डायनामिज्म नहीं कहते, इसको स्टेटस क्वो कहते हैं। और आंदोलन तो गतिमान होता है, नेता तो गतिमान होता है, संघर्ष भी गतिमान होता है और ये समय के साथ चलने वाला होता है तो वो अपने मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए मुझे परसों एक ने कहा कि भाई मायावती जी ठीक नहीं क्या, क्योंकि उत्तर भारत में फिर घूम पर वही आते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो उसने मुझे फिर कहा नहीं नहीं कोई दवा नहीं है क्या मायावती? मैं बोला है ना, मेडिसिन तो है, लेकिन मेडिसिन विथ एक्सपायरी डेट है। मेडिसिन है लेकिन उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो डेट ऑफ एक्सपायरी जिसकी खत्म हुई है उसकी बदनामी करने की जरूरत नहीं है। अरे अडवाणी देखो, उसने अपना योगदान दिया ना, पीछे गए ना, मुरली मनोहर जोशी ने अपना योगदान दिया, पीछे गए ना। तो हमें अपने बुझे हुए नेता को, चिरागों को पीछे रखने में दिक्कत क्या दिक्कत है आपकी? इसका मतलब आप डायनामिक नहीं हो, इसका मतलब आप व्यक्तित्ववादी हो, आप इंडिविजुअलिस्टिक हो, आप व्यक्ति केंद्रित राजनीति करने वाले हो। और जो आदमी कभी व्यक्ति केंद्रित राजनीति करता है वो समाज के ऊपर उसकी नजर नहीं है, नजर व्यक्ति के ऊपर है। सवाल व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए, नजर समाज के ऊपर रहनी चाहिए। अंबेडकर ने कभी एक व्यक्ति को सामने नहीं रखा, समूचे भारत के शोषित समाज को सामने रखा। नजर वही होनी चाहिए, नजर वही होनी चाहिए। और इतनी बड़ी ब्रॉड बेस अगर पर्सपेक्टिव हम बिल्डअप करेंगे तो उत्तरी भारत कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल आंदोलन जल्दी सफल होता है, सोशल मूवमेंट चाहे देर ले सकती है, लेकिन पॉलिटिकल आंदोलन तो बहुत जल्दी खड़ा हो सकता है। और मुझे पृथ्वीराज जी कह रहे थे हरियाणा में तो लोकल बॉडी के चुनाव है, क्या किया जाए? मैंने कहा यार अभी तक पार्टी के फंक्शन नहीं हुए, इनॉग्रेशन नहीं बड़े पैमाने पे हरियाणा में हुआ, अब उसमें चुनाव लड़ने के से क्या होगा? तो पृथ्वीलाल जी ने कहा जमीन है, जमीन है अपनी। मैं बोले कौन सी जगह जमीन है? तो उन्होंने कहा फलाने जगह जमीन है। तो मैंने कहा असेंबली इलेक्शन के पहले है? हाँ बोले हाँ पहले है। मैंने पूछा कौन सी जगह पे? तो उन्होंने जगह का नाम बनाया। बोला कौन सा चुनाव है? बोले मेयर का, एक सिटी के मेयर का चुनाव है। मैंने पृथ्वीराज सिंह से कहा कि बिना संगठन वगैरह भी चुनाव लड़ सकते, जीत सकते? बोले कोई बात नहीं, नहीं जीते तो 2 नंबर पे तो रह सकते हैं। छलांग लगानी पड़ेगी, मौत आनी है कल, आज, परसों। उसका इंतजार करूं, कब आएगी? उसके इंतजार में रहो, कब आने वाली है? 10 साल के बाद, 5 साल? मरना तो तय है ना, तो आज क्यों नहीं? आज क्यों नहीं? और मरना मतलब ये नहीं है कि अपने आप को समाप्त करना। अरे कुछ पैदा करने के लिए मर जाना, मिट जाना, इससे और बढ़िया जिंदगी का लेवल क्या हो सकता है, इस बात को समझना चाहिए। और इसीलिए हमारे पत्रकार साथी समझ रहे कि कल माने साहब ने 6 बजे, आज भी बजेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं। अब आपको आगे की बता रहा हूं कि BRSP ने कदम रखा, तिरुमावलन जी सुबह आए,
तिरमावलन जी और उनके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 MP, रतनलाल जी आए बैठ में, एक आप सिंबॉलिक लेवल पे कह रहा हूँ, 2 MP साउथ इंडिया के हैं आपके पास सिंबॉलिक लेवल पे, 2 MP साउथ इंडिया के। तो उन्होंने कहा जो चाहिए करिए, हम साथ में हैं। कल अपने पास एक MP आए थे आसाम से, ट्राइबल नवा कुमार सरानिया, उन्होंने कहा जो चाहिए करिए। कितने MP हो गए? 3 हो गए। महाराष्ट्र में हम मेरे पास 11 MLA, जो 13 पार्टी का गठबंधन है, 11 MLA कम ताकत है? कम ताकत है क्या? अब शरद पवार के पास 11 बचे हैं कि नहीं, ये ढूंढना पड़ता है। मेरे पास 11 है। हाँ? उसके पास बचेंगे नहीं, या खुद भेज रहा है पार्सल बना के बीजेपी में, और बाद में बेटी को भिजवा कर सेंट्रल के मिनिस्ट्री उसको दिलवाएगा, हो सकता है, गेम ऑफ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन जब पवार के पास 11 बचे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन डॉक्टर माने बिना अपने पार्टी का MLA होते हुए भी कह सकता है कि 11 MLA मेरे पास महाराष्ट्र में है। तो ये 11 हो गए, ये 3 हो गए। अब यहाँ एक MLA है मंच पे, क्या उनको गिनना नहीं चाहिए? गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? नहीं, आप हाथ उठाकर बताओ। गिनना चाहिए ना, बराबर। हमारे लिए टीवी डिबेट के लिए एक बेहतरीन आदमी चाहिए कि नहीं, जो दूसरे के कपड़े उतार दे? चाहिए कि नहीं? या रतनलाल को ऐसी जगह पे भेजना चाहिए कि नहीं? भेजना चाहिए कि नहीं? अरे मोदी के भी बाप है, हमें अपना जन समर्थन ले सकते हैं, कौन सी बात है लोगों से हाथ ही उठवाना है? अब कितने हो गए? 20 तो हो गए, या अभी के 2 दिन के, बाकी और अनगिनत बहुत है। क्या देर लगेगी? क्या देर लगेगी? किसी शायर ने कहा है, रतनलाल जी, अगर दिमाग ना छीना गया, राजनीति तो दिमाग ही है ना, पैसा साधन बाद में है, ब्राह्मणों के पास क्या है? दिमाग ही है ना। अगर दिमाग ना छीना गया, अगर जुबान ना छीनी गई, तो हम दुनिया बदल देंगे। हम दुनिया बदल देंगे। अरे दुनिया ही क्या, हम दुनिया के भगवान भी बदल देंगे। अब आप कहोगे दुनिया के भगवान कैसे बदलोगे भाई? तो संतोषी माता किससे आई थी, और आजकल कहाँ है संतोषी माता? हाँ, ये पंजाब में डेरे वाले, ये है, ये बाबा वो बाबा, कुछ अंदर कुछ बाहर, है ना? यही तो भगवान बनाने वाली फैक्ट्री है ना। इनका पॉलिटिकल पावर का हाथ उठा दो, बेचारा आसाराम बन जाएगा। कहाँ है? कहाँ है? पैसा नहीं है उसके पास, फॉलोअर नहीं, आज भी उसको जेल से बाहर कर दो, करोड़ों की लाइन लगेगी। लेकिन सलाखों के पीछे है, ये पावर तय करती है, ये पावर तय करती है। पंजाब में एक डेरे का बंदा, क्या नाम है उसका, पिक्चर बनाने वाला, कितनी बार पैरोल पे आता है। ये पॉलिटिकल पावर का रहम है, ये राम रहीम का रहम नहीं है, ये सरकार का रहम है। और इसीलिए मैंने कहा दिमाग ना छीना गया, जुबान ना छीनी गई। अरे इंसान तो बदल कर दिखाएंगे ही, लेकिन इंसान ही क्या, भगवान भी बदल कर दिखाएंगे। और यही औकात बहुजन आंदोलन की है, और इसी आंदोलन के साथ आप हर कोई जुड़ने में लगे। इसमें हर किसी को नेता बनना होता है, जो हमारा रतनलाल जी का मुद्दा है। अरे किसी को नेता बनने से, क्लेम करने से कोई नेता बनता है? नेता बनने के लिए औकात होनी पड़ती है, हाँ? वो भी एक रेस है, वो भी एक रेस है, एक लड़ाई है, जद्दोजहद है। कांशीराम जी थे तब जगजीवन राम जिंदा थे,
उनकी बेटियां जिंदा थी, क्या कम लीडर थे? रिपब्लिकन नेता कब थे क्या? महाराष्ट्र में तो नेताओं की बड़ी लंबी लाइन है, फिर भी कांशीराम उभर के आए ना। नेता पैदा होता है, अपने आप में डेवलप होता है, किसी के बनाने से ना नेता होता है। नकली समय के लिए कुछ बनते हैं, जैसे हमारा रामदास आठवले देखो, पूरे इंडिया में घूमता रहता है। हम कहते हैं कुत्ते के गले में पट्टा बांध दो, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, वो कुत्ता दुनिया में घूमता रहता है। ऐसे घूमते हुए कुत्ते को कोई नेता नहीं कहता, कहता है क्या? बोलो जोर से। महाराष्ट्र में भी तो एक आदमी कहता नहीं कि ये नेता है, मोदी कहता है ये हमारा नेता है। तो कुत्ते के गले में बेल्ट बांधना ये हुकूमत की अपनी फितरत में होता है, और ऐसे कुत्ते के बेल्ट उतरवाना ये हमारे आंदोलन की फितरत में होता है। ऐसा कठिन रास्ता भविष्य में चलना पड़ेगा, उसके लिए तन मन धन के साथ अपनी लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई लड़ते वक्त कई साथी आएंगे छूटेंगे, ये भी संभावना है, छूटेंगे, नए आएंगे छूटेंगे। जो छूटा हुआ है उसके बारे में रोते नहीं रहना, जो छूटा हुआ है उसके बदले में 100 नए जोड़ते रहना, तब आगे चल पाओगे। रोने वाले लोगों का आंदोलन नहीं होता, और इसलिए छूटा तो छूटा। माँ बाप भी तो मर जाते ना कभी कभी, भाई बहन नहीं मरते, तो क्या जिंदगी रुक जाती है? रोजी रोटी रुक जाती है? आंदोलन की वो वही बात है, अगर 2-4 मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चले गए हिस्ट्री के पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मकसद आगे हो जाना चाहिए। बाबा साहब ने अपने कितने बेटे मरे इसका हिसाब नहीं किया, रमाई कितनी बार रोई उसका हिसाब नहीं किया। अगर बाबा साहब अपने बलिदान का हिसाब नहीं करते तो तुम कौन से खेत की मूली हो जो अपने आंदोलन के लिए बलिदान का हिसाब लगाते हो? मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। अरे घर छोड़ी तो तू चपरासी थी, तू तो सीएम बनी ना, क्या आंदोलन ने तुमको सम्मान नहीं दिया? तूने घर छोड़ा, क्या था तेरे पास? आज किसी का स्टेट का एमएलए है, एमपी है, क्या था? वो भी तो बाबा साहब के पॉलिटिकल रिजर्वेशन की देन है। कोई एमपी बना है, एमएलए बना है या एमपी बना है, मिनिस्टर बना है, तो क्या बाबा साहब की देन नहीं है? और जब बाबा साहब की इतनी बड़ी देन है तो हमें इतना तो समझना चाहिए, अगर बाबा साहब का इतना बड़ा कर्ज बोझ हमारे सर पे है तो हम उसमें से 10-20% तो वापस करें। बीआरएसपी वापस करने वाले लोगों के आंदोलन का नाम है, ये वापस करने वाले लोगों का आंदोलन का नाम है। और जो आंदोलन बिल्कुल अपने मकसद के साथ वफादार होता है, दुनिया के इतिहास में कभी वो असफल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। और इसीलिए मुझे भी पूरा विश्वास है कि नॉर्थ इंडिया में हम बिल्कुल असफल नहीं होंगे। और ये सफलता को मजबूत करने के लिए कल मैंने कहा कि हमारे साथ डीजीपी जैसे लोग जुड़ रहे हैं। आज भी कई लोगों ने कहा, चिट्ठी देकर कहा कि सर हमें आपके पार्टी में काम करना है। हम जानते तक नहीं उनको, जानते तक नहीं। जो बेचारा हमारा मुस्लिम साथी यहाँ रोया, वो एक ग्राम पंचायत का प्रधान है या सदस्य है, वो भी कहता है कि हमारे लिए रास्ता बनाओ। लोग जुड़ेंगे, लोगों के पास जाना होगा, और लोगों के पास जाने के लिए सोनीपत हरियाणा में 19 अगस्त को बीआरएसपी का प्रोग्राम होगा संविधान परिषद के नाम पे। 19 अगस्त को सोनीपत पे होगा, जगाधरी में 20 अगस्त को होगा, दूसरी जगह हरियाणा में जगाधरी में 20 अगस्त को होगा, और 3 सितंबर को पंजाब स्टेट में लुधियाना में होगा। इसका मतलब महाराष्ट्र वाले ये मत समझे हमारा अभी कोई आराम करने का समय है क्या, तुम अपना काम करो। लोकल बॉडी चुनाव है, कारपोरेशन के चुनाव है, मंदिर भी देखना है। हाँ, तो ऐसे चुनाव में ये तीनों प्रोग्राम में नॉर्थ, क्योंकि मैं ये क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे टीका टिप्पणी नहीं करने वालों की जुबान को कोई रोकता नहीं।
अरे माने सर आए थे, वो दिल्ली में थे 1 हफ्ता भर, अपनी नौटंकी करके चले गए, अब दोबारा नहीं आएंगे। उन गधे को मैं पहले ही जवाब दे रहा हूं, ये एंटीसिपेट करके जवाब दे रहा हूं। और इसलिए उनके जवाब के लिए मैंने कहा कि अगले प्रोग्राम सोनीपत में 19 अगस्त, जगाधरी में 20 अगस्त और लुधियाना में 3 सितंबर को किया जाएगा। और इन साथ साथ हमारे बनते जैसे साथी है जो एक धम्म यात्रा निकाल रहे सारनाथ से, और फिर वो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई इलाके में घूमने वाली है। उसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ से कुछ बातें करवाना है, कई बातें हैं। तो इन सारे बातों की कार्रवाइयाँ उत्तर भारत में भी चलती रहेगी। और ये मत समझना कि माने साहब बॉम्बे में है तो